दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों इससे पहले मैं आपको उत्तराखंड डीएलएड का पेपर जो कि आज हुआ था उसमें जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे 50 क्वेश्चन 50 के सब कुछ पूछे गए थे, टोटल 200 क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। तो मैं वो जो जीके जीएस का है 50 क्वेश्चन पार्ट 1 वो मैं आपको दे चुका हूँ। उसके बाद रीजनिंग का पार्ट डाल दिया गया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। और ये है हमारा पार्ट 3 दोस्तों, पार्ट 3 है। इसमें हम देखेंगे जो टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरह के पूछे गए थे वो हम इसमें देखेंगे। और इसके बाद दोस्तों जो 50 क्वेश्चन फिर बचते हैं वो बचते हैं मैथ के। तो मैथ की बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगी, तो उसके लिए भी आप चैनल के साथ बने रहें। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और आप लोग कमेंट करना कि आपको इसमें से कितने आ रहे हैं अगर जो लोग नए हैं। और दोस्तों जिन जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो 50 में से कितने करके आए हैं वो भी आप ज़रूर बताइए कि आपको ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न थे वो किस लेवल के आए थे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ना सिखाना हो तो उसका कठिनाई स्तर सरल से कठिन के क्रम में हो। तो दोस्तों जैसा मेरे पास पेपर आया है ये, तो इसमें इस हिसाब ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, तो इनमें भी टिक किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सीखने सिखाने के दौरान किए गए आकलन से शिक्षक को। तो पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा दोस्तों क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसमें ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा है। तो क्षमताओं और सीखने में कमी पहचानने में सहायता मिलती है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यापक आकलन का अर्थ है तो बच्चे की सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी, तो इसका ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाल केंद्रित का अर्थ है। अब दोस्तों पूरा जो पेपर आया था तो इसमें टाइम थोड़ा जिन लोगों ने थोड़ा जल्दी किया होगा, कुछ लोगों का ये मानना है कि थोड़ा 10-15 मिनट और होते तो थोड़ा और सही हो सकता था, तो फिर भी लोगों ने किया है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है तो बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों, उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना, तो ऑप्शन बी में है। तो ये सेट दोस्तों मेरे पास जो पेपर आया वो सेट है ए। तो आप लोगों के क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप लोग वीडियो रोक के आप अपने आंसर टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में पारस्परिक तुलना कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि पारस्परिक तुलना से बच्चों में हीन भावना जागृत होगी, बिल्कुल सही है। द्वेष भावना भी जागृत होगी। तो ये 3 आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, तो ये हटा दिए, तो ये बचेंगे हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और 2, तो ऑप्शन ए बचेगा, बिल्कुल सही है। अगला है कि एक सृजनात्मक बच्चे की विशेषताएँ हैं, तो ये आपसे पूछा गया था। तो विचार और कार्य में मौलिकता का प्रदर्शन, बिल्कुल सही है। और समस्याओं के प्रति उच्च स्तर की संवेदना, सोचने विचारने का नवाचार तरीका, तो ये तीनों सही हैं, तो आपने भी ये सही किए होंगे। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों की धारण दर बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे कैसे बढ़ें, तो इसके लिए शिक्षक बच्चों को कक्षा में रोज़ आने के लिए कहे, तो ये तो सही नहीं, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा कि कक्षा में नियमित रूप से बच्चों की रुचि के अनुरूप शिक्षण करना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अभी तक आपने जो जीके जीएस का है और रीजनिंग का नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। वही व्यक्ति शिक्षक बन सकता है उसकी शिक्षण में रुचि और अपने विषय में पारंगत हो, तो दोस्तों तभी आप अच्छे शिक्षक आप बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 159 नंबर है, कक्षा में ज़रूरी है कि शिक्षक कक्षा में रोज आए, तो ये नहीं, हमेशा सीआईटी। तो कक्षा में बच्चों को प्रश्न करने के अवसर दें, तो तभी कक्षा में ज़रूरी है कि शिक्षक, ये ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मौखिक प्रश्न पूछकर हम बच्चों की किन किन क्षमताओं को जान सकते हैं, तो सुनने, दोहराने व निर्देशों को समझने उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि यदि आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अल्पदृष्टिबाधित है तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है, तो ये आपसे पूछा गया था। तो उसको श्यामपट्ट के नज़दीक बिठाएंगे, ऑप्शन डी में है। और श्यामपट्ट में बड़े बड़े अक्षरों का आप प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन डी में है, तो ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 162वां, बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं की एक समझ शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि इससे शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप कक्षा शिक्षण करने में सहायता मिलेगी, बिल्कुल सही है। और अगला है कि शिक्षक को बच्चों को समझने में सहायता मिलेगी, तो ए और बी दोनों ये सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक स्व अभिप्रेरित बच्चे के लक्षण हैं। तो स्व अभिप्रेरित जो खुद से प्रेरणा लेता है वो हर कार्य में उत्साहित रहता है, बिल्कुल सही है। कार्य करते समय उच्च श्रेणी की ऊर्जा प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। तो डांट के भय से, तो ये नहीं, तो ये इन्होंने काट के जिन्होंने पेपर, फिर उसके बाद जब पेपर हो गया था तो आंसर टिक किए हैं, तो ऑप्शन ए और बी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी में है
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आकलन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर दोस्तों सीखने के दौरान कमियों की पहचान और निराकरण। तो ऑप्शन सी में है समान शैक्षिक अवसर। समान शैक्षिक अवसर तो सबके लिए समान शिक्षा से तात्पर्य सभी लोगों को एक जैसी शिक्षा देना, सभी को समान अवसर प्रदान करना जिससे अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकें और सभी को शिक्षा का अवसर प्राप्त करने की योजना बताना। तो ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 166 है। तो दोस्तों ये इतने बड़े हैं कि आपको पूरा पढ़ने के लिए 30 सेकंड में, क्योंकि आपको आंसर किसी ने ज़्यादा टाइम लगा किसी ने कम, तो थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला, पर आप समझ के हिसाब से कर सकते थे। जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, थोड़ी भी समझ के आधार पर आप 30-35 से ज़्यादा आप बिल्कुल सही कर सकते थे, बाकी तुक्के भी लगाए होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उत्तम शिक्षण वो है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों क्रियाशील रहते हैं। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों में नैतिक गुणों का विकास तब हो सकता है जब स्वयं नैतिक गुणों का अनुकरण करे, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करे। तो ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई शिक्षक अपने विषय का पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं कर पाता है तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा जो उसे करना चाहिए? तो दोस्तों जहाँ तक पढ़ाएं वहीं तक नहीं, ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए है, पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लेनी होंगी, तभी ये एक अच्छा तरीका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थी आपसे पूछ रहा है, आप शिक्षक हैं, तो उसे कहना चाहिए कि इसका उत्तर विस्तार से अध्ययन करने के बाद बताएंगे। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी अधिकतर अनुपस्थित रहता है तो आप क्या करेंगे? तो ये इस ओर ध्यान नहीं देंगे, तो ये और ये ऑप्शन इस तरह से आप हटाएंगे तो उसका नाम पंजिका से काट देंगे। तो इसमें से थोड़ा इन्होंने जैसे कि इस विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे तो ज़्यादा सही, उससे कक्षा में अनुपस्थित होने का कारण जानेंगे, तो ये थोड़ा ज़्यादा सही लगता है। तो ऑप्शन सी। अगला है कि विद्यालय में शिक्षक अभिभावक बैठक आयोजित करने के उद्देश्य क्या होने चाहिए? तो इसका सही उत्तर है कि दोस्तों बच्चे के सबल एवं कमजोर पक्षों के विषय में चर्चा करना। तो ऑप्शन बी ज़्यादा सटीक बैठता है ऑप्शन में से। अगला है एक अच्छे शिक्षक को विद्यार्थी द्वारा किए गए कक्षा कार्य को कैसे जांचना चाहिए? तो जब शिक्षक के पास समय हो तब, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, जब कार्य के पूर्ण होने के तुरंत बाद जिसमें कार्य के संदर्भ में त्रुटियों के आधार पर सुधार का उल्लेख हो। तो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला है शिक्षक व्यवहार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, शिक्षक व्यवहार व्यक्तिगत विशेषताओं का क्रियात्मक है, तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए ताकि वह उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके। तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हैं 175वें क्वेश्चन की तरफ। तो 25 क्वेश्चन और बचे दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला है बच्चों के अवांछनीय संवेगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सबसे कम प्रभावी? तो कम प्रभावी आपसे ये पूछा गया था। तो कम प्रभावी बच्चे को दंड देना तथा कहना कि वो ऐसा कार्य दोबारा ना करे जो अच्छा नहीं है। तो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्य गृह कार्य के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये आपसे पूछा गया था दोस्तों। अगर आप इस पेपर को दे के आए हैं तो आपने कितने सही हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि इसका उत्तर ये होना चाहिए तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। तो गृह कार्य छात्रों की प्रवृत्ति एवं स्तर के अनुकूल होना चाहिए, सही है। गृह कार्य का स्वरूप भाषा की दृष्टि से होना चाहिए, भी सही है। गृह कार्य को क्रमागत होना चाहिए, गृह कार्य उद्देश्य से केंद्रित होना चाहिए, तो ये सभी सही है हमारे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त तो सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कूड बना के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। यह है सेट ए, बाकी आपके क्वेश्चन आपके सेट में ए बी सी डी कोई भी होगा तो आगे पीछे होंगे, आप मिला सकते हैं। अगला है कि बच्चों के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण करते समय शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ये ऑप्शन सभी इसके सही हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यवहार के आधार पर प्रत्येक लक्षण में बराबर महत्व देना सही है। प्रत्येक विद्यार्थी का विविध प्रकार की परिस्थितियों जैसे कक्षा समिति के बाद काम विवाद खाने आदि की छुट्टी आदि में निरीक्षण करना। प्रत्येक विद्यार्थी की समूह के अन्य व्यक्तियों से तुलना करना। तो ये अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अध्यापक को अनुभव तथा विद्वता का विचार किए बिना कक्षा में हर बार जाने से पहले तैयारी करने की आवश्यकता। तो ऑप्शन सी ज़्यादा सटीक है इनमें से। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित कथन की समीक्षा कीजिए। कथन और कारण से क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। कक्षा में अध्यापन कार्य में तरह तरह की युक्तियाँ सम्मिलित होनी चाहिए, सही है। और छात्रों की अधिगम शैली में व्यक्तिगत भिन्नताएं होनी चाहिए, तो ये और ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है हमारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, यदि दूसरों के विचार आपके विचार के विपरीत हों तो भी उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए, वह उनके
भावात्मक विकास का ध्यान रखें। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक छात्रों में समस्या सुलझाने तथा तार्किक योग्यता का विकास निम्नलिखित के द्वारा कर सकते हैं। तो ये प्रश्न पूछते समय अगर मगर दृष्टिकोण बदलकर, तो ये ऑप्शन सी ज़्यादा सटीक बैठता है इनमें से। बालकों को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करने का सर्वोत्तम उपाय है। तो इसका सही उत्तर होगा स्वयं परिश्रम किया जाए, जिसे देखकर बालक जो आपके स्कूल में छात्र हैं तो बालक स्वयं प्रेरित होंगे। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला है शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी संभव है। तो ये चर्चा विधि द्वारा ज़्यादा सटीक बैठता है। तो 40 पेज तक हम पहुँच गए। तो ये दोस्तों साफ कुछ आया नहीं है यहाँ पर। तो प्रश्न है कि शिक्षक होने के नाते छात्रों से कैसा संबंध रखना चाहिए। तो ये मित्रवत होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि यदि पीछे बैठने वाले छात्र सदैव बातचीत में ही व्यस्त रहें तो अध्यापक को चाहिए कि वो उन्हें आगे बिठाए और उन पर नजर रखें, उन्हें दंड दें, ये सब कुछ नहीं। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के इच्छुक होते हैं जो छात्रों की समस्या हल करने में रुचि रखते हो। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, उन्हें पहले से पढ़ा चुके हों, ये जो अति योगी शिक्षक माने जाते हों, ये सब। तो ज़्यादा सटीक इनमें से डी है। अगला है विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि आप अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हैं। तो तभी इनमें से जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, बाकी ये उतने प्रभावी आंसर है नहीं। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को चाहिए कि वह अपने विद्यार्थियों के वर्तमान तथा भूत के विषय में जाने, वह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में काम कर रहे वातावरण के विचलनों से विज्ञ हो। तो ये भी सही है। वह अपने विद्यार्थियों को जिज्ञासा को उच्चार करने में सक्षम हो। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि सभी इसके सही है। शिक्षण का पहला चरण है विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जानना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक है। अगला है कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं। आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत उच्च आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता है। इस समस्या के पीछे कारण हो सकता है कि आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की शिक्षण की क्षमता से ऊंचा है। छात्रों के मध्य जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो आपके प्रयास नष्ट कर दे। तो ये भी दोनों ज़्यादा सटीक है। अगला है सीखने का सबसे समुचित तात्पर्य है। तो व्यवहार में परिवर्तन, ये ज़्यादा सही है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ है कि सीखना सरल और रोचक हो जाता है। ये छात्रों को कम अध्ययन करना पड़ता है, सब ऐसा कुछ नहीं। शिक्षक को आशावादी होना चाहिए, वह अपने छात्रों को भी आशावादी बना सके, इसलिए तो ऑप्शन बी ज़्यादा सटीक है। शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए विनम्र किंतु दृढ़। तो ये सही है। तटस्थ कमजोर ज़्यादा सटीक ही बैठता है, ऑप्शन बी। अगला है कि कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है। तो दोस्तों ये करती है कि शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। अगला है यदि छात्रों का शैक्षिक रिकॉर्ड अत्यंत उत्तम है तो शिक्षक को निम्नलिखित कार्य की आवश्यकता है। तो छात्रों की तैयारियाँ पाठ्य पुस्तक की मात्र तो नहीं, इसका निरीक्षण करें। तो ये है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आखिरी पेज की तरफ। 44 पेज का पूरा ये पेपर आया था आपका। यदि विद्यार्थी यह न समझे कि कक्षा में क्या पढ़ाया गया तो शिक्षक क्या अनुभव करेगा, तो उससे दूसरे तरीके से समझाना चाहिए। तो यही करेंगे। बाकी विद्यार्थियों के लिए अफसोस है, भारी उबा हुआ है, वह व्यर्थ समय नष्ट कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं। शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा एक प्रकार का निर्धारण करना चाहिए। तो गृह कार्य से उत्पन्न होने वाले अधिकतम द्वारा। तो ऑप्शन सी ज़्यादा सटीक बैठता है इसमें। अगला है कि शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं कि विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है अथवा नहीं। तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल सटीक है। अगला है कि जो अध्यापक कक्षा में अध्यापन में उत्साही होते हैं वे अपने छात्रों के अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत कर लेते। तो ऑप्शन सी ज़्यादा सटीक है। तो दोस्तों ऐसे 50 क्वेश्चन आपके कितने सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने पेपर दिया था। तो मिलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आपको शक है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।